बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। यूनान में जो कश्ती हादसा हुआ वो हर एक के लिए आई ओपनर है, खास तौर पर पाकिस्तानी अवाम के लिए। गुज़िश्ता रोज भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैंने इसके हवाले से कुछ गुजारिशात पेश की थी। आज भी मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस वक्त भी सोच रहे हैं कि मुल्क से बाहर जाना है और हुसूल रिस्क के लिए जाना है, बेहतर रिस्क के लिए जाना है, उनको सोच लेना चाहिए कि वो इस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा ना बने, ना खुद को एक्सप्लॉइट करवाएं। आज ये इतना बड़ा सानहा बन चुका है और आप देख सकते हैं जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसको समा आपको अपडेट भी कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इसके हवाले से अपडेट कर रहा है कि पाकिस्तानियों को उस कश्ती के अंदर लोअर डेक में रखा गया। गार्डियन की रिपोर्ट हमारे सामने है, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट हमारे सामने है। ये इतना बड़ा सानहा है और इसकी डिटेल्स जैसे जैसे सामने आएंगी वो दिल दहला देंगी। ये पहला मौका नहीं है, इस बात का इदराक हमें हुकाम बाला को करना होगा और इन एजेंट्स के खिलाफ एक फाइनल और डिसाइसिव क्रैकडाउन होने की बहुत जरूरत है। वज़ीर आज़म ने कल यौम सोग का भी ऐलान किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह होगा कि इस एक्सरसाइज को वंस एंड फॉर ऑल खत्म किया जाए और बंद कर दिया जाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा वो बेशक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसे प्ले डाउन करे, लेकिन वो सवालात अपनी जगह मौजूद हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिग्नलिंग कर रही है, सियासत कर रही है बीइंग अ कोलिशन पार्टनर, और क्या उनके जो एतराज़ात हैं वो जायज़ हैं या नहीं। क्या ऐसी कमिटमेंट्स की गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, खास तौर पर सेल के हवाले से, जो कि पूरी नहीं हुई। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर ऐसा क्या हुआ जो कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दुरुस्त नहीं लग रहा। ये सब जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है वफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जनाब एहसन इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले मेरे लिए भी हैरान कुन बात है, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जलसे में कहा कि अगर हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं मानेंगे तो तब वोट मिलेगा। फिर मुराद अली शाह साहब ने भी कहा कि 80% तो हमने खर्च किया है सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन पे। अब बजटरी एलोकेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो तो जाहिर बात है कैबिनेट के स्टेज पर डिस्कस होती हैं, मुतअद्दिद मीटिंग्स में होती हैं। फिर व्हाट वेंट रॉन्ग? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एतराज एकदम, क्या आपको इसने हैरान किया है? जी देखिए, यकीनन ये चीज थोड़ी सी हैरान कुन थी, इसलिए कि पहली तो ये बात मैं वाजे करूं कि चूंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर बड़े ग्रेशियसली कोशिश करते हैं कि हर पॉलिसी डिसीजन को वो कंसल्टेशन के साथ करें और हर चीज़ के ऊपर या हर पॉलिसी के ऊपर वो तमाम कोलिशन पार्टनर्स को कंसल्ट करके फैसले करते हैं। कैबिनेट ने उस पर तमाम लोगों के सामने तजावीज़ पेश की गई और उसके बाद इत्तफाक राय से, जिसमें पीपल्स पार्टी के वज़रा थे, दीगर कोलिशन पार्टनर्स के थे, और जो डेवलपमेंट बजट है इसको भी बड़ी ओपन डिबेट के बाद नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से पास किया गया। मुराद अली शाह साहब के कुछ एतराज़ात थे, उनके साथ बैठ के उन्हें दूर किया गया और उसके बाद उनकी रजामंदी लेने के बाद नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने डेवलपमेंट बजट को भी अप्रूव किया। उनकी तकरीर से एक रोज़ पहले उनका एक डेलीगेशन जिसमें वज़ीर आला सिंध थे, उनके पार्टी के कुछ दीगर सीनियर रहनुमा थे, उनकी प्राइम मिनिस्टर से बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इनकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है उन्हें एड्रेस किया जाए और इसके लिए हमने मंडे को 6 बजे मीटिंग तय की, हम लोग मिल रहे हैं। तो जब एक अच्छे माहौल के अंदर ये सारा अमल चल रहा है तो मुझे नहीं समझ आई कि जलसों के अंदर इस तरह की गुफ्तगू से क्या मैसेज देना या सिग्नल देने की मुराद हो सकती है। हम एक इत्तेहादी के तौर पे जब काम करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम मुल्क के अंदर कोई एक ऐसा सिग्नल ना दें कि जिससे मुल्क में किसी किस्म की पॉलिटिकल अनसर्टनिटी हो, ख़ास तौर पे जबकि हम एक बड़ी फ्रेजाइल इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। खुदा करके एक फितना जो है वो थोड़ा टला है, खामोश हुआ है, जो मुस्तकिल हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ज़रिए इकॉनमी को मुतासिर करता था। तो इसके बाद हमारा फ़र्ज़ है कि हम सब जिम्मेदार हैं, मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अगर प्राइम मिनिस्टर या तो उनकी बात ना सुन रहे हों या जो फोरम्स हैं उन पे वो बात ना कर पा रहे हों, फिर तो जलसों तक जाने की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि शायद उनको गलत इत्तला दी गई होगी या उनकी क्या इन्फॉर्मेशन है मैं नहीं जानता, लेकिन ये इफ आई मे आस्क सर,
उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द लोग, अब जाहिर बात है एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है इसहाक डार साहब की, या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है जिस तरह जो आपकी है, तो उन्होंने कहा जी कि जो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द लोग हैं वो अपनी वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर रहे। इसी तरह मुराद अली शाह साहब ने भी ये कहा। तो अब जो आप जो फरमा रहे हैं उससे तो लगता है कि कोई डिविएशन तो है ही नहीं, तो कोई कमिटमेंट ऐसी थी जो ओवर एंड अबव आपसे मांगी गई थी जिसके ऊपर शायद कोई अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ था? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो बजट तजावीज़ के मराहिल हैं, उसमें पहला मरहला तो होता है काबीना का, जिसके सामने तमाम तजावीज़ पेश की जाती हैं और कैबिनेट जब उसको अप्रूव करती है तो फिर उसे ले किया जाता है असेंबली के सामने। तो इसहाक डार साहब ने भी तमाम तजावीज़ बजट की काबीना से मंजूरी हासिल की। जो डेवलपमेंट बजट है, इसको नेशनल इकनॉमिक काउंसिल देखती है और हमने जब नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में इसे प्रेजेंट किया तो उस पर मुराद अली शाह साहब ने अपने कुछ तजावीज़ दी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जिन्हें दूर किया गया और उन्हें दूर करने के बाद ही हमने नेशनल इकनॉमिक काउंसिल से डेवलपमेंट बजट को अप्रूव कराया। तो इसके बाद अगर उनके कोई नए तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके लिए भी मीटिंग हो गई थी और तय पाया था कि मंडे को हम 6 बजे मिलेंगे और उन तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत क्लियर डायरेक्शन दी है कि हम सबको इत्तफ़ाक़ राय के साथ हर मरहले को कामयाब करना है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ मेरे इल्म में नहीं है कि जहाँ पर कोई मसला उनके लिए ना हल तलब हो या किसी जगह से नॉन रिस्पॉन्सिवनेस हो, इसके बाद फिर आप इसको अवाम में ले जाने की ज़रूरत महसूस करें। हम वी आर लाइक ए फैमिली एक कोalition के अंदर और हम बैठ के फ़ाहम व तफ़हीम से हर मसले को हल भी करते हैं, डिबेट भी करते हैं। तो इसलिए इस तरह के तर्ज़ कलाम से परहेज़ करना चाहिए। आइडियली तो यही होना चाहिए। बट एहसन साहब, आप क्योंकि खुद हल्के की सियासत करते हैं, मुल्क के सीनियर सियासतदानों में आपका नाम आता है, बट अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया सिग्नलिंग का। तो ये सिग्नलिंग तो खैर इलेक्शन ईयर है, होती भी है बहुत से मामलात पे, या चलें कुछ मामलात पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी एक खींचातानी चल भी रही है। चेयरमैन पीसीबी का मामला है, इट्स आउट इन दी ओपन, हर एक को पता है। एक बहसियत एक सहाफ़ी मुझे पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है कि अगले 2-3 दिनों में आपको इस पे फैसला वज़ीर आज़म को करना पड़ेगा और बहुत प्रेशर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो क्या ये इलेक्शन ये उसी का हिस्सा है, ये जो दबाव हुकूमत पर डाला जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाकई ये कह देना बिलावल साहब का, इज इट पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स जो पीपल्स पार्टी कर रही है आपके ख्याल में कि जी हम वोट उस वक्त सूरत में देंगे जब हमारे मुतालबात मानेंगे? इसका तो जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं एक ऑब्जर्वर के तौर पे कह सकता हूँ कि मुल्क के जो हालात हैं, जो मुल्क के मुआशी हालात हैं, और इससे वो भी बड़े अच्छी तरह बाखबर हैं, वो इस लायक नहीं है कि हम अभी प्री मैच्योर पॉलिटिक्स शुरू कर दें। हमें पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ज़रिए इस बहुत बड़े तूफ़ान से निकालना है जिसमें हम इस वक्त गुजर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जब IMF के साथ भी हमारी नेगोशिएशन एक बहुत ही डेलिकेट मरहले के ऊपर है, पॉइंट के ऊपर है, तो उस वक्त मुल्क के अंदर से कोई ऐसा सिग्नलिंग करना कि जैसे खुदा ना खास्ता कोलिशन में कोई बहुत इख्तलाफात हैं या बजट पास नहीं हो सकता, ये तो इस किस्म की अगर PTI असेंबली के अंदर बात करे तो काबिल फ़हम है, लेकिन एक कोलिशन पार्टनर इस तरह का गुफ्तगू करें तो वो काबिल फ़हम नहीं है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि उनके लीडर्स शायद उन्हें ब्रीफ नहीं किया कि किस तरह की मीटिंग हुई। हम मंडे को मिल रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब वो सो सिंपैथेटिक, तो इसके बाद मुझे इस तरह की गुफ्तगू का कोई कॉन्टेक्स्ट समझने से मैं कासिर हूँ। एक बात एहसन साहब, गो के पंजाब के अंदर एक निगरान हुकूमत है, बट जाहिर बात है सवालात होते हैं। ये पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों ने बिलावल साहब से भी शिकायत की, अब मोहसिन नकवी साहब की, जरदारी साहब से भी दुबई में बताया जा रहा है मुलाकात हुई, और शिकायत यही है कि जी हमारे काम नहीं हो रहे। वफाक के अंदर भी ये शिकायत बहुत से लोगों की आती है कि जी हमारे काम नहीं हो रहे। तो ये कोलिशंस के अंदर ये प्रॉब्लम होते हैं। इज इट ऑल्सो अ प्रॉब्लम? आपसे भी गिले आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आपके कोलीग्स कह रही कि हमारे काम नहीं हो रहे? देखिए, इस वक्त तो पंजाब के अंदर हमें बहुत सारे गिले मिल रहे हैं। हमारे अपने जो अरकान असेंबली हैं और हमारे लोग हैं वो इस पे नाला हैं और वो ये समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब, जिनका बड़ा एहतराम है, कि शायद ये जरदारी साहब के नॉमिनी हैं, इसलिए मुस्लिम लीग नून के लोगों के काम नहीं हो रहे। तो ये तो गिले हमारे लोगों को भी हैं, पे नाला रहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर
जो है कोalition पार्टनर्स को बहुत ज्यादा अकोमोडेशन करते हैं, उनकी बहुत ज्यादा बात करते हैं। इस वक्त अगर मुल्क के अंदर कोई मजलूम पार्टी है या मजलूम नुमाइंदे हैं, वो तो PMLN के हैं कि जिनकी कॉस्ट के ऊपर हम इस वक्त कोalition को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और पंजाब के अंदर भी कोई इस निगरान सेटअप में उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए गिला अगर किसी को है तो वो तो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों को है, किसी और को तो गिला नहीं करना चाहिए। सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है। अच्छा, और आपने जो सैलाब की बात की, देखिए इस वक्त जो एक बात हम सबको पेश नजर रखनी चाहिए कि जो NFC अवार्ड है उसके तहत तकरीबन 60% के करीब जो वसाइल है वो सूबों को चले जाते हैं। वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ 40% वसाइल आते हैं, और हमारी हालत ये है वफाक की कि सूबों को वसाइल देने के बाद वफाक के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू मिला के 6,900 अरब रुपया बचेगा। 7,300 अरब से ज्यादा सिर्फ कर्जों की अदायगी करनी है। तो वफाक की कोई सोने की कान नहीं है कि जिसमें से उसने पैसे बांटने हैं और वो बुखल से काम ले रहा है। वफाक तो इस वक्त एक ऐसे दलदल में कर्जों के फंसा हुआ है जिससे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा इस वक्त अगर किसी को ये तवक्को हो कि वफाक जो है पता नहीं सोने की कान लेकर बैठा है और किसी को पैसे नहीं दे रहा, ये सबको मालूम है कि हम तो इस वक्त जो आपका डेवलपमेंट है, जो डिफेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सब बोरोड मनी के ऊपर चल रही है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी इसी के हालात के मुताबिक होनी चाहिए। कोई इस वक्त अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है वफाक के पास जिससे कि हम करें। और जबकि डेवोल्यूशन के बाद तमाम वसाइल सूबों की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं, तो सूबे तो इस वक्त रिसोर्स रिच हैं। और अगर कोई मरकज है हमारे पास उसकी कैफियत, तो वो तो रिसोर्स डिप्राइव्ड है, जिसने कर्जों की अदायगी भी करनी है, डिफेंस का बोझ भी उठाना है, उसमें किसी चीज में सूबे कोई हिस्सेदार नहीं है। तो उससे ये तवक्को रखना कि अब वफाक ही तमाम सूबों की जिम्मेदारी उठाए, मैं समझता हूं कि इज अ बिट लिटिल मोर एक्सपेक्टेशन देन व्हाट इज पॉसिबल। अच्छा ठीक, टुवर्ड्स द एंड सर, ये तो खैर ये जारी बात है, हर एक को पता होना चाहिए, बट एक आपकी अपनी जमात का आपके कोलीग हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आप उनकी कैबिनेट में भी रहे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, क्या स्टेटस है उनका? लाइक जारी बात है आपके कोलीग हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आपका उनसे एक बड़ा देरीना ताल्लुक भी है, उनके साथ कोई पार्टी का क्या? मुफ्ता साहब का तो मुझे पता है, उनको प्राइम मिनिस्टर ने हिंट भी दे दिया कि जी जो लोग टांगे खींच रहे हैं उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। पर व्हाट्स विद शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इज ही पार्ट ऑफ द पार्टी नाउ, या वो ICC का हिस्सा है, नहीं है? शाहिद अब्बासी साहब इज पार्टीज एसेट, वो पार्टी के मेंबर हैं। और हो सकता है कि देखिए पार्टी के अंदर लोगों की अपनी राय इश्यूज के ऊपर हो सकती है, हमें ये स्पेस कबूल भी करनी चाहिए और लोगों को देनी भी चाहिए। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वो पार्टी को छोड़ सकते हैं या वो पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। ही इज अ वेरी लॉयल पार्टी मेंबर, और उनकी कुर्बानियां जो है सबके सामने है, किस तरह उन्होंने साबित कदमी के साथ मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ रखा। आज से नहीं, जनरल मुशर्रफ के मार्शल्ला में, उसके बाद इमरान के दौर में। तो इसलिए मेरा इस हवाले से ये बड़ा क्लैरिटी है कि शाहिद साहब कभी मुस्लिम लीग नून से ना जुदा है, ना मुस्लिम लीग नून उनसे जुदा है। ठीक, बहुत शुक्रिया एसर इकबाल साहब, कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। मुल्क के सियासी हालात हमारे सामने हैं। 9 मई के बाद एक सियासी डिस्कोर्स बिल्कुल तब्दील हो गया है। इलेक्शन ईयर है। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती थी, क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड अब हासिल हो गया है? क्योंकि आज के अखबारात के अंदर तो यही लिखा है कि हर जमात कह रही है कि इलेक्शन हो। तो फिर इलेक्शन होगा, और अगर होगा तो तहरीक इंसाफ और कासिम के अब्बा का स्टेटस क्या होगा? एक ब्रेक के बाद तज्जिया हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे। हमारे साथ एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का अखबार अगर आप उसका बगौर जायजा लें तो आपको तमाम जमातें जिनका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता हुकूमत से है, सभी कह रहे हैं कि इंतखाबात के लिए तैयार हैं। अब से कुछ अर्सा पहले जब यही गुफ्तगू होती थी तो बात ऐसी नहीं थी। बात की जाती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, हालात दुरुस्त हों, कुछ मामलात दुरुस्त हों, तब इलेक्शंस हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। इस वक्त PDM की हुकूमत की क़यादत, यानी सबसे बड़ी जमात, उसका हिस्सा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा क्या फरमाती रही इस हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, जरा सुन लीजिए। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले इंसाफ होगा। पहले तराजू के दोनों
कोई खतरा नहीं। जो तोशा खाना का केस और 190 मिलियन पाउंड का केस न कर सका, वो सानेहा 9 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर दिया। तितर बितर हो गई पूरी जमात, डिसमेंटलिंग का शिकार है, लोग डिस्टेंस कर रहे हैं। पार्टी के लीडर यानी कासिम के अब्बा का कुछ पता नहीं कि उनका सियासी डिस्कोर्स अब क्या रह गया है। जाहिर बात है, जब वो हुकूमत में आए थे तो उन्होंने भी बहुत कुछ किया था और बहुत कुछ करने के बाद वो हुकूमत में आए थे। लेकिन क्या आज सवाल यही है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसका इंतजार था सबको, बिलाखिर वो आ चुकी है। 9 मई, जाहिर बात है किसी ने, इन सियासी जमातों ने तो प्लान नहीं किया। जो कुछ किया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने किया, सपोर्टर्स ने किया, और जो किया उसका खमियाजा बहुत अरसे तक बहुत सौ को भुगतना पड़ेगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सना बुचा साहिबा, मुल्क की मुमताज़ सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सना साहिबा आपका। अदर काज़मी साहब, अगेन अ वेरी बिग नेम, बहुत शुक्रिया अदर काज़मी साहब आपका, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ देर में जनाब मदर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं। मैं उनसे ज़ाती तौर पर बहुत सीखता हूँ। मदर साहब को हम वेलकम करेंगे जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले अदर काज़मी साहब, I'd like to start with you। ये डिस्कोर्स हमारे मुल्क में सियासत का तब्दील हो गया, खास तौर पर 9 मई के बाद। लेकिन ये सवाल हर एक के जहन में आता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो चलें, वो अदालती फैसलों की सूरत में किसी को मिल सकती थी। मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आए और उनके फैसले ओवरटर्न हो तो उनके एक्विटल के सूरत में मिल सकती थी, या इमरान खान साहब पर अगर उसी नौइयत के केसेस या उस तरह के केसेस करीब करीब हों और उनका फैसला आए तो शायद उस वक्त लेवल प्लेइंग हासिल हो सकती थी। पर 9 मई तो हो गया और अब राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई। लेकिन क्या आज तमाम जमातों का कहना कि हमें इंतखाबात की तैयारी के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं और इंतखाबात हो जाएं, तो इसकी वजह आपको यही नजर आती है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड का बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद तो यही था कि जनाब ऐसा माहौल हो जहां पे जो हमारे मद मुकाबिल है उसको इतना कमजोर कर दिया जाए कि फिर हम इलेक्शंस में जाएं। ये थी लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड को आइन कानून की हुक्मरानी तो नहीं थी। ये तो नहीं कहा गया कि आइन के मुताबिक इलेक्शंस होंगे तो उसके तहत जनाब कुछ किया जाए तो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नजर आ रही है कि जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अगर कारकुन जेल से रिहा होने के बाद मिलने जाए तो बाहर निकले तो पकड़े जाते हैं। जिस किस्म के मुकदमात हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ कोई दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये वो बुनियादी लेवल प्लेइंग फील्ड है। प्लेइंग फील्ड से इनकी मुराद ये है कि एक ऐसी प्लेइंग फील्ड जिसके अंदर मुखालिफ कोई ना हो और बस हम खुद ही खेलते रहें, तो ये वो प्लेइंग फील्ड है जिसको ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, जिसमें मुखालिफ कोई ना हो। सना साहिबा, कानून और आइन की हुक्मरानी नहीं है, हम ये नहीं कह सकते। और ये जमातें जब हुकूमत में आई थी तो यही कहती थी कि आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, जो गलत हुआ उसे दुरुस्त करने के लिए है। लेकिन आर्ग्यूमेंट ये है जो अतर साहब का भी, कि ये भी फिर करीब करीब उसी नहज पर है या उसी डिस्कोर्स पर है। इनका भी तर्ज अमल वही है कि भाई अब हुकूमत पे आ गए हैं तो लेट्स सेटल द स्कोर्स फर्स्ट, पहले तो हिसाब बराबर कर लिया जाए। जी, जिन्होंने हिसाब बराबर करना था वो कम से कम इक़्तिदार में नहीं है, पावर में ज़रूर है, इक़्तिदार में वो नहीं है। जिन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई है वो भी इक़्तिदार में मौजूद नहीं है। ये आपको पता है मुनीब साहब के पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनता है, उसको सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देती है, फिर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑर्डर्स एंड जजमेंट का एक मामला है, वो आपके सामने है। चिड़ियाँ जो हैं वो चहचहा रही हैं कोर्ट में। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं जी कबूतर कभी पैगाम लाते थे, आज आपके लिए चिड़ियाँ पैगाम लेकर आई हैं, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान साहब से फरमा रहे हैं। तो जब इस मुल्क में इस तरह के मामलात होंगे, इंसाफ का ये मयार होगा और इक़्तिदार का ये मयार होगा, तो फिर आप कौन से इलेक्शंस की बात कर रहे हैं? इलेक्शंस वो जो अभी हमने कराची में देखे हैं, मेयर के इलेक्शंस, आप ये देख लीजिए, फ़ौज तलब है, रेंजर्स तलब है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, फिर भी लोग गुत्थम गुत्था हो गए हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, एक दूसरे को धक्कम पेल की है, कुछ लोग जख्मी होकर अस्पताल पहुँचे हैं। मतलब ये कौन सा मुल्क है? आप मुझे बता दीजिए, ये इस्तेहकाम में पाकिस्तान तो गायब थे। जी जी जी, और यहाँ गायब भी कर दिया जाता है। इसलिए तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है ना इलेक्शन करा लो, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि वो करा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हो जाएगा, इसी तरह से होगा। लेकिन मुझे ये फरमा दीजिएगा कि ये जो इस वक्त इलेक्शन मांग रहे हैं, मुझे बता दें ये इस्तेहकाम पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो क्या है? कि उनको एडजस्ट करना था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुलेमान के अब्बा को छोड़ के बाहर आ गए हैं, और वो जो अभी तक रूपोश है उनकी क्या अपडेट है जी? और जो जेल में कभी गए थे, कभी जियो फेंसिंग में उनके नाम आए थे, आज वो कहाँ है जी? वो तो इस्तेहकाम पाकिस्तान
में है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये जो इक़्तिदार में बैठी जमातें, ये सिर्फ करारदादें मंजूर करती हैं, करने वाले अपने काम करते हैं और हमेशा से करते रहे हैं। तो इस मुल्क में आप इस्तेहकाम पाकिस्तान ले आई है, अदम इस्तेहकाम तो वैसे ही जारी रहेगा। और अदम इस्तेहकाम इसलिए जारी रहेगा कि मैं तो एज अ वोटर कंफ्यूज हूँ कि मैंने फवाद चौधरी साहब को इसलिए वोट देना है क्योंकि मुझे सुलेमान के अब्बा बहुत पसंद है, या मुझे उनको वोट इसलिए देना है क्योंकि वो जेहलम में करप्शन का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ था, या मुझे इसलिए वोट देना है क्योंकि वो कोर्ट में जो भागते हाफते कांपते उनके ऊपर तरस खा के वोट देना है। तो मैं नहीं समझती कि अब मैं आपको ये वैसे बड़ा बता दूं कि ये अगर इलेक्शन जिस वक्त भी हो, अक्टूबर में हो, अगले साल हो, वैसे तो आपको मार्च में आपके सेनेट इंतखाबात भी हैं, लेकिन मामला ये है कि ये चाहते हैं अब के इलेक्शंस हो जाए, लेकिन एक बड़ा कानूनी और आईनी तरीका है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का। वो 162(1)(f नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब की वो गारंटी है जो उन्होंने कोर्ट को दी थी। वो उसके तहत जाएं, अपने भाई साहब को ले आए, कोर्ट में पेश करें, बता दें ये बेबुनियाद इल्जाम है, ये गलत है केस, फिर जो नतीजा निकलेगा आपको नवाज शरीफ को मिल जाएगा। मुझे हम सबको पता है कि मियां साहब एक खास मुद्दत पूरी होने के बाद तशरीफ लाएंगे, और मियां साहब जब तशरीफ लाएंगे तो जाहिर बात है वो अदालतों के अंदर अपने मामलात को लेके जाएंगे। काफ़ी हद तक तो उस तरमीम ने उनके लिए रास्ता हमवार कर दिया है। बाय द टाइम वो वक्त गुजरेगा तो उनकी वो 5 साल नाअहली तो ख़त्म हो जाएगी, कन्विक्शन उन्हें सेट साइड करवानी है, वो होती है या नहीं होती जाहिर बात है वो आके होगी। बट मैं मदर साहब को भी इस पर लेना चाहूँगा, एक मुख्तसर सा ब्रेक शामिल करते हैं जी, वापस आते हैं ये प्लेइंग फील्ड, क्योंकि एतराज़ तो सना बुच्चा साहब ने भी उठा दिया है कि भाई अगर आपने इंतखाबात ऐसे करवाने हैं जैसे सिंध के अंदर हुए, मेहर के मतलब कराची के अंदर, तो फिर तो ये ऐसा ही है। फिर प्रीलूड था अगले जनरल इलेक्शंस का कि माइट इज राइट वाली बात होगी, जिसके पास ताकत होगी वो इलेक्शन करवाएगा, बल्कि करवाएगा ही नहीं सिर्फ अपने मर्जी के नताइज भी लेगा। ब्रेक के बाद मतलब साहब मैं हमारा आज जो डिस्कशन है वो इसी के गिर्द घूम रही है कि 9 मई इन जो पीडीएम के अंदर बैठी हुई जमातें इन्होंने तो करवाया नहीं, जिस जमात के वर्कर सपोर्टर्स ने किया वो खमियाजा भुगत रहे हैं। बट लेवल प्लेइंग फील्ड हर कोई मांगता था, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून मांगती थी। फिर आज सारे इसलिए इंतखाबात मांग रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड फाइनली मिल गई है। कासिम के अब्बा की जमात तितर बितर हो गई, डिसमेंटल हो गई, उनका खुद पता नहीं लग रहा, वो खुद कह रहे हैं कि मुझसे मैं किसी से राब्ते में नहीं हूँ, लोग इधर उधर जा रहे हैं। फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है सर? शुक्रिया मुनीब, ये तो मुस्लिम लीग नून बेहतर बता सकती है। किसी वक्त शायद इमरान खान यही बात कर रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड की 2018 में। यहाँ हमेशा से बदकिस्मती से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हों, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शंस मैनेज नहीं हुए हों। इलेक्शन के रोज़ पोलिंग में शायद इतनी धांधली नहीं होती जितनी प्री पोल और पोस्ट पोल मैनेजमेंट होती है, हुकूमतें बनाने से हुकूमतें गिराने तक। और जो लोग हुकूमतें बनाते हैं कुछ अरसे बाद वही लोग उसी हुकूमत को गिरा देते हैं, किसी को लाते हैं, उससे नाराज़गी हो जाती है तो दूसरों को ले आते हैं। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इसी का नाम है, और हमारे यहाँ इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं कि जब तक माइट इज़ राइट है तो माइट इज़ राइट है। उसमें कल पीटीआई के चेयरमैन पसंद थे तो उनको ले आया गया। उसके बाद 3-3.5 साल बाद बदकिस्मती से कुछ लोगों को वो नापसंद हुए और वो दूसरों की खुशकिस्मती साबित हुई। एग्जैक्टली वही तरीक़ाकार जो उनको लाने का अडॉप्ट किया गया, वही तरीक़ाकार उनको निकालने का अडॉप्ट किया गया। निकालने में स्मार्टनेस ये रही कि जी एक अदम एतमाद की तहरीक या आइन का हिस्सा है, निकाल दिया अदम एतमाद की तहरीक। लेकिन किन लोगों की बुनियाद पे, जिन लोगों की मदद से उनको लाया गया था, उन्हीं लोगों की मदद से उनको निकाल दिया गया। तो हमारे यहाँ ये एक्सरसाइज चल रही है। अब आज अगर लेवल प्लेइंग फील्ड, रियासत की टेक्स्ट बुक तो वही है सर जो मतलब आप फरमा रहे हैं, बट मुझे ये बता दीजिए कि एक पूरा ऐसा तो नहीं था ना कि तहरीक इंसाफ का कोई वोटर नहीं था, या वो बिल्कुल कोई एक बड़ी माइनॉरिटी जमात थी, बड़ी तगड़ी जमात थी, और कासिम के अब्बा के इक़्तिदार से निकलने के बाद तो और तगड़ी हो चुकी थी। बट वो सपोर्टर, वो वोटर किसके पास जाएगा मदर साहब आपकी नज़र में? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों के पास जाएगा? नहीं जाएगा। उसकी एक बड़ी वजह है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इनमें से
बहुत से लोगों का ख्याल है कि इनमें से बड़े इलेक्टेबल्स हैं। 2018 में हमने कई इलेक्टेबल्स को हारते भी देखा है। जब पॉलिटिक्स बहुत पॉलराइज होती है उसको एक थोड़ा एडवांटेज ज़रूर होता है। कोई अपने इलाके का बड़ा है तो उसको एडवांटेज होता है। पंजाब में ख़ास तौर पे इलेक्शंस में बहुत सी चीज़ें काउंट होती हैं, बरादरी बहुत काउंट होती है। आप आरई हैं, आप कश्मीर हैं, कश्मीरी हैं, आप जाट हैं, ये चीज़ें एक एडिशनल वो होती हैं। किसी को नॉमिनेट करने से पहले ये चीज़ें ख़ास तौर पे देखी जाती हैं। सारी चीज़ें उसका हिस्सा होती हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल वेव भी होती है। हमने 70s में पॉलिटिकल वेव देखी, हमने उसके बाद भी पॉलिटिकल वेव देखी। इस वक्त जो सूरत हाल है मेरे ख्याल में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब सेंट्रिक पार्टी मुझे नज़र आती है। उसके सदर देख लें, वो उसका ताल्लुक़ पंजाब से, उनके सेक्रेटरी जनरल का ताल्लुक़ पंजाब से, उनके एडिशनल सेक्रेटरी जनरल का ताल्लुक़ पंजाब से। नॉर्मली अगर आप कोई पार्टी देखें तो उसमें वो ये चीज़ें ज़रूर की जाती हैं कि जी सदर कहाँ का हो और चेयरमैन कहाँ का हो, और ये लेकिन उसका जो वो शायद ब्रीडिंग ग्राउंड भी है हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स का। बट क्योंकि ये आपने इसको ये बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया। मुझे अतर साहब एक बात, क्योंकि बदर साहब ने तो पॉइंट ब्लैंक कह दिया कि नहीं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं जाएगा। बट ये वोटर किसी ना किसी जगह, क्या ये आपके नज़दीक इलेक्शन जब भी होता है ये वोटर तहरीक इंसाफ का ही रहेगा, घर बैठ जाएगा? क्योंकि कासिम के अब्बा भी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाए, अभी भी उनको लगता है कि मैं खंबा खड़ा कर दूंगा तो वोट उसको मिल जाएगा। शायद इतना आसान अब उनके लिए रहा नहीं है। तो फिर क्या बिल्कुल ही एरोड हो जाएगी तहरीक इंसाफ एज अ जमात आपकी नज़र में? देखिए, जो इस्तेकाम पाकिस्तान जमात बनाई गई है, यही सबसे बड़ा सबूत है कि लोगों को पता है कि ये वोट किसी दूसरी तरफ नहीं जाएगा। ये वोट ना पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा, ना ही ये वोट नून लीग की तरफ जाएगा। तो इस वजह से काम पाकिस्तान जमात बनाने की जरूरत पेश है। अदरवाइज क्या जरूरत थी कि किस तरह की जमात बनाई जाती, फिर कहा जाए कि जी वो पीडीएम में शामिल है या नहीं है, इसलिए कि उनके अहम एक रुकन तो अभी भी हुकूमती वजीर है, मशीर है। तो ये बिल्कुल वाजे है कि जो जिसका वोट बैंक है वो वहीं पे रहेगा। एज लॉन्ग एज चेयरमैन तहरीके इंसाफ को खंबा खड़ा करने की इजाजत दी गई तो वो खंबा बड़े मसाइल पैदा करेगा। यही इशू है। अभी तक क्या ऐसी कोई कारकर्दगी इस हुकूमत ने दिखाई या इस्तेकाम पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी कोई ऐसी कारकर्दगी है जिसकी वजह से वोट डाइवर्ट हो? आदि क्वेश्चन है ना कि एक साल के अंदर क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी, सियासी माहौल बेहतर हो गया, शख्सी आजादियां बेहतर हो गई, जमहूरियत में बेहतरी आ गई? क्या ऐसी चीज है रिपोर्ट कार्ड के ऊपर जिसको दिखा के वोटर को अपनी तरफ माइल किया जाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये वोट बैंक कहीं भी जाएगा। गलत है, सही है, आप इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, इस वक्त जो वोट बैंक जिसका है, जो कासिम के अब्बा जिनको आप कह रहे हैं या तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, वोट बैंक उनका उन्हीं के पास रहेगा। और उनका जो एंटी वोट बैंक है वो तकसीम जरूर होगा मुख्तलिफ जमातों। सना बुचा साहबा, ये भी कहा जा रहा है कि द वर्स्ट इज येट टू कम, यानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए अभी मामलात, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड का केस अलहदा है, तोशा खाना अलहदा है, नैब भी बुला रहा है, और ये भी बात खारिज से इम्कान नहीं है कि कोई उनका मामला कहीं फौजी अदालतों में ना चला जाए। तो ये कहा जा रहा है द वर्स्ट इज येट टू कम फॉर हिम। तो आपको लगता है कि ये वोटर फाइनली किसी जगह पर जाकर कहेगा कि नहीं यार, वाकई ये इस तरह की शरपसंदी में इन्वॉल्व थे, नाउ वी पुल आउट एंड हमारा जो रुझान है वो किसी और जमात की तरफ होगा? देखिए, मैं ये आपको ताकीद कर दूं कि एक तो ये कि जो 200 से ज़ायद बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाना था, अगर ये मामलात ना होते तो एक तो वो मुतासर हो रहे हैं, फिर इसमें दिहाड़ीदार तबका है वो भी मुतासर हो रहा है जो जिनको पकड़ धकड़ हुई है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि अगर तो कासिम के अब्बा चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो खुद फरमा दें आके कि ये लें जी, मैं अपनी गिरफ्तारी देता हूँ, अगर मैंने कुछ गलत किया तो आप मुझे चेक कर लें, मेरे कारकुनों को छोड़ दें या मेरे लोगों को छोड़ दें, कुछ अफगानी भी हैं उनको छोड़ दें। लेकिन जाहिर है कि जब अपनी बारी आती है तो कोई सामने नहीं आता। बेगम साहिबा को नायब तलब करती है, वो नहीं आती। अभी भी बैठे हैं कुछ लोग रूपोश हैं, किसी का कोई स्टेटस की अपडेट अभी तक आई नहीं है। अब ये जो मामला है ना, देखिए मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये प्री पोल रिगिंग के ज़मरे में आता है। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान जो बनाई गई है, आपको क्या लगता है उनको, इस फवाद चौधरी साहब को किस
बुनियाद पर कन्विंस किया होगा, या मुराद राज साहब को या द लाइक्स ऑफ हिम को किस बुनियाद पर इसमें इस पार्टी में डाला होगा। और खंबा खड़ा जरूर करें इमरान खान साहब, लेकिन मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि आपको इन एनी केस आपको इलेक्टेबल्स चाहिए होते हैं, आपको लोगों को गार्नर करने के लिए, वोट डलवाने के लिए एक पूरी एक्टिविटी होती है जो कि वहाँ मौजूद जो MPA होता है या साबिक होता है उसको करना पड़ता है, वो उसको पूरा एक चीज को ऑर्गेनाइज करना होता है। आप ये नहीं कर सकते उसके बगैर। और दूसरी बात ये कि इस्तेहकाम पाकिस्तान का हो नहीं सकता कि ये ऑन देयर ओन इलेक्शन जीते। तो ये नून लीग के साथ अभी बड़ी बातें हो रही हैं जी, ये तो ये है तो ये वो है, होगी सीट एडजस्टमेंट और नून लीग करेगी, क्योंकि नून लीग को भी जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास काफ लीग है, तो आप मुझे बता दीजिए फिर मैं वोट क्यों डालूंगी। और एपैथी ऑफ अ वोटर आपको वो भी दिखाई देगा कि वोटर टर्नआउट विल बी हाफ ऑफ व्हाट वी एक्सपेक्ट। लोग थक गए हैं, लोगों को मुफ्त रोटी नहीं मिल सकती है, लोगों को मतलब आप अपने IMF के साथ मामला देख लीजिए, आपका शेल पाकिस्तान ने फॉरेन इन्वेस्टर को बेच दिया है। मतलब इससे बड़ा कोई आपके लिए वेकअप कॉल होगा। और इलेक्शंस होने के लिए ये बात हतमी तौर पर की जा सकती है, बजट ने वाजे कर दिया है कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा ये हुकूमत चल नहीं सकती अगर IMF का फंड ना आया और ना ये बजट को कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। मदर साहब, एक बात है कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टोन में एक डिफरेंस देखा है, ये सिर्फ महज दिखावे का है या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इलेक्शन मोड में चली गई है? आपको पता है बहुत सी चीजों पे ऑलरेडी एक तलखी शुरू हो चुकी है PMLN के साथ, खास तौर पर वो चेयरमैन PCB वाले मामले पे भी हो गई, बजटरी इश्यूज पर भी हो गई है। PMLN और पीपल्स पार्टी में हमेशा से एक लव एंड हेट रिलेशनशिप रही है, और ख़ास तौर पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद इत्तेहाद बना, उसके बाद फिर इत्तेहाद टूटा। 2008 में दोनों साथ मिलके, दोनों ने पहली मर्तबा हुआ कि दोनों ने साथ मिलके ओथ दिया, एक ही कैबिनेट का हिस्सा थे। गो के मुस्लिम लीग नून के लोगों ने काली पट्टी बांध के मुशर्रफ साहब से ओथ लिया था, लेकिन बहरहाल उसके बाद फौरी तौर पे अलग हो गए, लॉन्ग मार्च किया, इमरजेंसी लगी पंजाब के अंदर, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो जो और उसकी एक बड़ी वजह है मेरे ख्याल में ये इलेक्शन स्टंट है। इलेक्शन स्टंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम पीपल्स पार्टी को ये पता है कि उसका वोटर जो है, जो ख़ास तौर पे पंजाब का वोटर है, वो कभी भी मुस्लिम लीग नून से जो है वो उसकी ज़हनी आमांगी नहीं बनी है। और वो इसी वजह से 2013 के इलेक्शन में वो PTI में चला गया था। एक बड़ा चंग जो था मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी के वोटर का, वो चला गया था। तो गालिबन क्योंकि पंजाब में अब वो ख़ास तौर पे सदर्न पंजाब में वो अपना कुछ स्पेस वापस लेने के चक्कर में हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इस वक्त जो हो रहा है, ये शायद इसीलिए आप देखें कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन भी इस पे सामने नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है ये इलेक्शन से ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये इलेक्शन होने वाले हैं, अक्टूबर में इलेक्शन हो, नवंबर में इलेक्शन हो, 12 इलेक्शन होने हैं, इसलिए एक इंडिपेंडेंट पोस्चर भी है। लेकिन अल्टीमेटली पोस्ट इलेक्शन इस चीज़ के काफ़ी इम्कान है कि अगर इसमें ज़ाहिर है कोई इलेक्टोरल अलायंस तो नहीं होगा, दोनों अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन पोस्ट इलेक्शन मुकाबला फिर इलेक्शन में होगा। पीपल्स पार्टी और PMLN ही है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तो एक नई जमात है, सना बुच्चा साहबा कह रही है उनको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट PMLN के साथ। तो मुकाबला फिर वही पीपल्स पार्टी PMLN ही है, PTI आपको कहीं प्लेस होती नजर नहीं आ रही? देखिए, दो चीज़ें हैं, PTI किसी न किसी शक्ल में होगी। PTI अगर नहीं होती, आप उनको इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये कि आप अगर PTI के किसी लेवल के भी लीडर हैं तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं अगर आपके घर पे छापा नहीं पड़ा। आप बड़े खुशकिस्मत हैं अगर आपको, अभी चंद दिन पहले कराची में इसी तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि बाकायदा वो लेकर गए फिर छोड़ दिया, और ये सारी चीज़ें ऐसे माहौल में ज़ाहिर है PTI के लिए इलेक्शन में जाना बहुत मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है। मैं अपने मेहमानों का शुंगा, सना बुच्चा साहबा, मदर अब्बास साहब और जनाब अतर काज़मी साहब, आज के हालात और इलेक्शन के प्रॉस्पेक्ट्स दोनों पर गुफ्तगू, आपने तज्जिया सुना हमारे मेहमानों का, प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर देगा। देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।